नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के 52 तक के प्रश्न है उसके सोल्यूशन को करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आपका 46 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उससे वहां से जाकर के देख सकते हैं। इससे पहले आपका एक और वीडियो आया था जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के दोनों के सॉल्यूशन हो चुके हैं, तो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। अब जैसे ही आपका मॉडल पेपर के सॉल्यूशन समाप्त होते हैं उसके बाद आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि जो आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसके सीरीज को स्टार्ट करेंगे। और देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 6 से 7 वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, उससे आपका बाहर नहीं जाएगा। और आपका सब्जेक्टिव में भी आपका 6 से 7 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखते जाइएगा, लेकिन हाँ, मॉडल पेपर के सोल्यूशन को भी आप लोग अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के 52 तक के सोल्यूशन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत की गुट निरपेक्ष नीति की विस्तृत चर्चा करें। यानी कि किस प्रकार से भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था उसके बारे में डिटेल से लिखना है, ठीक है। तो देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका किसी भी महाशक्ति के नियंत्रण या प्रभाव में न रहकर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निर्णय गुण दोषों के आधार पर करना गुट निरपेक्षता है। यानी कि गुट निरपेक्ष किसे कहते हैं, तो किसी भी महाशक्ति यानी कि किसी भी शक्तिशाली देश के नियंत्रण या प्रभाव में ना रह करके कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर निर्णय उसके गुण या तो दोष को देख करके करना, उसी को क्या कहते हैं, गुट निरपेक्षता कहते हैं। क्लियर है। गुट निरपेक्षता रहते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ जिसमें 25 देश शामिल हुए थे। यानी कि जो पहली बार गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था ये आपका यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था, जिसमें आपका 25 देश शामिल हुए थे। अब तक इसमें 116 देश शामिल हो चुके हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में नेहरू जी का स्थान सर्वोपरि रहा था। उन्होंने निशस्त्रीकरण का समर्थन और साम्राज्यवाद का विरोध किया था। यानी कि जो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसमें जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे, इनकी भूमिका जो है आपका सर्वोपरि रही थी, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। ये चाहते थे कि आपका विश्व में निशस्त्रीकरण यानी कि हथियार ना रहे, और ये जो आपका साम्राज्यवाद है इसका इन्होंने घोर विरोध किया था, ठीक है। गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन समय समय पर किसी सदस्य देश में होता रहता है। 1980 में भारत अफ्रीका कोष का अध्यक्ष बना। जाकार्ता सम्मेलन 1992 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन का मामला उठाया। 11वां सम्मेलन क्रिटोजेना में 1995 में संपन्न हुआ। क्रिटोजेना घोषणा में आतंकवाद को निंदनीय बताया गया और कहा गया कि हर प्रकार का आतंकवाद का विरोध होना चाहिए। तो ये थी आपकी भारत का गुट निरपेक्ष की नीति के बारे में विस्तृत चर्चा। क्लियर है बच्चों, इतना लिखिएगा आपको 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जब सोवियत संघ का 1991 में विघटन होता है और सोवियत संघ 15 देशों में टूट जाता है तो इससे भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव इसका पड़ता है उसी के बारे में डिटेल से लिखना है। क्योंकि देखिए, भारत और सोवियत संघ आपका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। तो सिंपल सी बात है, जब एक दोस्त का घर टूटेगा यानी कि सोवियत संघ का विघटन होगा तो इससे दूसरे दोस्त पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी कि भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इससे भारत पर क्या चेंजेस देखने को मिले उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग साथ ही साथ समझते चलिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोग रट के नहीं लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि जो 5 नंबरिया क्वेश्चन है इसका उत्तर आपको 1 से 1.5 पन्ना में देना है। तो इसको जितना अच्छा से आप लोग समझिएगा उतना अच्छा से आप लोग लिख सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ जाए और अच्छे से समझते हुए जाए, ठीक है। तो देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति एवं सोवियत
सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय हो गया। देखिए जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय आपका विश्व दो ध्रुव में बटा हुआ था। एक तरफ था आपका सोवियत संघ और एक था आपका अमेरिका। ठीक है, देखिए जब सोवियत संघ का आपका विघटन हो जाता है तो सोवियत संघ की जो पावर होती है ये आपका छीन भिन्न पड़ जाता है, यानी कि बहुत ही कम हो जाता है। इससे क्या होता है, अमेरिका का पावर और भी ज़्यादा बूस्ट होता है और विश्व में आपका अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उदित होता है, यानी कि अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आता है और विश्व में मात्र एक ध्रुवीय होता है। वही लिखा गया है कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उदित हुआ। भारत को अपने राष्ट्रीय हित में नीतियां बदलने पड़ी। भारत की विदेश नीति में अमेरिका समर्थक रणनीतियां शामिल की गई, यानी कि जब सोवियत संघ हमारा जो दोस्त था इसका विघटन हो जाता है, इसकी पावर कम हो जाती है और अमेरिका का पावर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, अब तो हमें अमेरिका से भी काम लेना पड़ेगा, तो अमेरिका की जो नीतियां थी इसमें हमें अपने एडॉप्ट करना पड़ता है और हमारी जो पुरानी नीति थी सोवियत संघ वाली नीति थी इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने को पड़ती है। और जो भारत की विदेश नीति है ये हम लोग अमेरिका समर्थक नीतियां बनाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी रूस भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र बना हुआ है, यानी कि फिर भी क्या होता है कि जो आपका रूस है, पहले जो आपका सोवियत संघ था ये विघटन के बाद रूस कहा जाने लगता है। ठीक है, यानी कि सोवियत संघ और रूस आपका दोनों समझिएगा एक ही है। फिर भी जो रूस होता है, जो सोवियत संघ होता है, ये हमारा एक महत्वपूर्ण मित्र बना हुआ है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में सैन्य हितों के बजाय आर्थिक नीति की घोषणा की जिसमें उदारीकरण, निजीकरण एवं आपका वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। यानी कि जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है हम लोग भी अपनी नीति को क्या करते हैं, चेंज करते हैं और जो हमारा नीति लगभग कह सकते हैं कि सार्वजनिक नीति थी, समाजवादी नीति थी, उसमें हम लोग क्या परिवर्तन करते हैं, एलपीजी लाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हिंदी में बोलो तो क्या लाते हैं हम लोग लाते हैं उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं, जो आपका अमेरिका का एक तरह से नीति था। ठीक है, अब भारत विश्व आर्थिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के उभरा है। भारत में सामान्यवादी चीन की साथ की बेहतर आर्थिक संबंध स्थापित किए हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर बहुध्रुवीय विश्व की कामना करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत ने यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, आसियान के सदस्य देश, अफ्रीकी देशों, अपने पड़ोसी के सभी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। एक ध्रुवीय जगत में ऐसा करना जरूरी है, यानी कि जैसे ही देखें कि अमेरिका आपका बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, यानी कि आपका विश्व दो ध्रुवीय में था वो एक ध्रुवीय में हो गया, तो इसे भी हम लोग क्या किए, सभी के साथ संबंध को सुधारना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि कोई भी हम पर हमला कर दे तो हम किससे मिलने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ जो हमारा दोस्त था इसका शक्ति तो क्या हुआ, कम हो गया है। इससे हम लोग क्या किए, पूरे जो आपके अन्य देश हैं उससे हम लोग अपने संबंध को सुधारने की कोशिश करने लगे, अपने बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश करने लगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका भारत पर प्रभाव पड़ा था सोवियत संघ के विघटन का। ठीक है, इतना लिखने से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों, बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत श्रीलंका संबंध पर एक नोट लिखिए, यानी कि आज़ादी से लेकर के अब तक भारत और श्रीलंका के बीच किस प्रकार का संबंध है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट दीजिएगा और लिखना है तमिल समस्या से तनाव। ठीक है, देखिए श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंध में तनाव इस श्रीलंका में जारी तनाव को लेकर के, यानी कि श्रीलंका में जो आपको तमिल को लेकर के समस्या है वहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने शायद क्लास 10th में पढ़ा होगा, तमिल और सिंगली भाषा को लेकर के जो वहाँ पे विवाद होता है, इसमें क्या होता है वहाँ पे तमिल भाषा के लोगों को काफ़ी ज़्यादा सताया जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो श्रीलंका में ये जो वहाँ पे परेशानी है, ये जो समस्या है, इससे क्या होता है भारत और श्रीलंका के बीच तनाव यहाँ पे लेकर के है, तनाव देखने को मिलता है। जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव है। यानी कि देखिए श्रीलंका में भी आपका तमिल है और आपका भारत में भी तमिलनाडु में तमिल है, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ के तमिल को अगर मारा जाएगा तो भारत के तमिल को अच्छा लगेगा, नहीं ना लगेगा। वहाँ सताया जाएगा उसको तो क्या भारत के तमिल को अच्छा लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो वहाँ पे उसको सताया जाता है वहाँ, क्योंकि तमिल वहाँ पे कम मात्रा में है तो उसको वहाँ पे सताया जाता है। इससे भारत के लोग भी क्या होते हैं, चिंतित होते हैं। भारत और श्रीलंका का भी जो आपका संबंध है इस तनाव में रहता है। ठीक है, तो इसे में भारतीय नेताओं का और जनता का तटस्थ बने रहना क्या हो जाता है, असंभव
लगता है असंभव रहता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है सन 1987 ईस्वी में श्रीलंका में सैन्य हस्तक्षेप क्या होता, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, भारत की सरकार ने तमिल मसलों को लेकर के श्रीलंका में एक समझौता किया और सन 1987 ईस्वी में वहां भारतीय सेना को भेज दिया। यानी कि तमिल को लेकर के वहां जो श्रीलंका में आपका एक समस्या चल रहा था उसी को लेकर के भारत सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया और वहां पे आपका भारतीय सेना को 1987 में भेज दिया। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता में कुछ खासा पसंद नहीं किया। यानी कि जो भारतीय सेना को वहां पे भेजा गया था श्रीलंका में, ये श्रीलंका की जनता ने उसे अच्छी तरह से पसंद नहीं किया। श्रीलंका की जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। सन 1989 ईस्वी में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला लिया। यानी कि वहां पे भारतीय सेनाओं का काफी ज्यादा विरोध किया जाने लगा। श्रीलंका के लोग समझने लगे कि जो भारत के लोग हैं, यानी कि भारत की सेना है, ये हमारे अंदरूनी यानी कि घर के झगड़ा में कूद रहा है। इससे वहां पे काफी ज्यादा भारतीय सेनाओं का विरोध किया जाने लगा और भारतीय सेनाओं का जो मिशन था ये बिना पूरा किए ही भारतीय सेनाओं को वहां पे लौटना पड़ा। तब से भारत सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति को पर अमल कर रही है। यानी कि तब से भारत सरकार जो श्रीलंका की जो अंदरूनी मामले यानी कि जो उसके जो अंदर के मामले हैं उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रही है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे दोनों देशों के संबंध मौजूद हुए। चौथा पॉइंट है आपका पुनर्निर्माण कार्यों में मदद, यानी कि भारत श्रीलंका के जो पुनर्निर्माण कार्य हैं इस पर मदद कर रहा है। वही लिखा हुआ देखिए, श्रीलंका में सुनामी से भूमि तबाही के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से भी दोनों देशों में एक दूसरे के करीब आए हुए हैं। यानी कि श्रीलंका में सुनामी के कारण वहां पे क्या हुआ था, वहां की जो आपकी अर्थव्यवस्था है ये चौपट हो गया था, वहां की बिल्डिंगें गिर गई थी, तो उसको फिर से रिबिल्ड करना है ना भाई, तो इससे क्या कर रहा है भारत मदद कर रहा है और इससे भी एक दूसरे के करीब ये दोनों देश आ रहे हैं। ठीक है, उसका भी देखिए यहाँ पे आपका पांचवा पॉइंट है कि हाल ही के दिनों में दोनों देशों में घनिष्ठता और सहयोग बढ़ता जा रहा है। व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई है। छठा पॉइंट है आपका श्रीलंका ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों के प्रायश्चित देने का विरोध में भारत का समर्थन किया है। पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में भाग लेने से उसने भी भारत की तरह से इनकार कर दिया है। यानी कि देखिए क्या होता है, भारत श्रीलंका और अभी भारत का संबंध बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो देखिए जो आपका पाकिस्तान में सार्क का सम्मेलन होने वाला था, इसमें भारत ने विरोध किया कि भाई साहब पाकिस्तान अगर तुम आतंकवादियों को रोकोगे, आतंकवादियों का बढ़ावा करोगे तो हम वहां पे सार्क में वहां पे शामिल नहीं होंगे। और भारत का सपोर्ट करते हुए श्रीलंका ने भी क्या कहा कि हम भी वहां पे सार्क में भाग नहीं लेंगे जब तक तुम आतंकवादियों को पनाह देना बंद नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आपका 6 पॉइंट हो गया। पहले यहाँ पे लिखे हम लोग, पहले यहाँ पे 3 पॉइंट में भारत और श्रीलंका के तनाव के बारे में लिखे, फिर उसके बाद भारत और श्रीलंका के 3 पॉइंट में हम लोग भारत श्रीलंका के किस प्रकार से अच्छे संबंध हुए हैं उसके बारे में लिखें। ठीक है, तो कुछ बुरा भी आपको लिखना है, कुछ अच्छा भी लिखना है, यानी कि कुछ जो आपका विपक्ष में तर्क देना है और कुछ आपका जो पक्ष में भी तर्क देना है, तभी इससे आपका क्वेश्चन का बैलेंस होगा। और इस प्रकार से लिखने से आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है ना बच्चों, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले यहाँ पे हम लोगों ने किस प्रकार से तनाव में भारत के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ था, किस प्रकार से उसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच में अच्छे सहयोग बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे संबंध होते जा रहे हैं उसके बारे में लिखा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपका 50वां क्वेश्चन है क्या कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस के वर्चस्व के युग की चर्चा करें। यानी कि किस प्रकार से कांग्रेस का वर्चस्व था, किस प्रकार से लगातार कांग्रेस जीतते आ रही थी, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पाया जाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना भी स्वाभाविक है, इसलिए भारत में प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक लोकसभा के आम चुनावों में चुनावी प्रतियोगिता बनी रही। एक से अधिक राजनीतिक दल भी शामिल होते रहे, चुनाव स्वतंत्र या निष्पक्ष होते रहे, फिर भी कांग्रेस आधिपत्य पहले 3 आम चुनाव में बना रहा है। यानी कि अर्थात पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस एक दलीय प्रभुत्व बने रही। यानी कि देखिए भारत आपका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत में आज़ादी से ही लेकर के अब तक आपका चुनाव होते आ रहा है। लेकिन देखिए बहुत सारे आपका राजनीतिक दल हैं, सारा कोई यहाँ पे चुनाव लड़ रहा था, लेकिन जो पहले 3 चुनाव है, पहले 3 चुनाव में आपका कांग्रेस लगातार जीतते आ रही थी। और ऐसा नहीं कि आप थोड़ा मोड़ा अंतर से जीत रहा है, अगर टोटल 500 सीट है मान के चलते हैं तो आपका लगभग 480 सीट डायरेक्ट कांग्रेस जीत जाती है। तो सोचिए कितना कांग्रेस का आपका प्रचुर मात्रा में वर्चस्व था, किस प्रकार से कांग्रेस की पॉपुलैरिटी थी। ठीक है, जिस प्रकार से अभी आपका
बीजेपी जीतती है। ठीक है, तो ये उससे क्या हुआ कि जो पहले 3 आम चुनाव है इसमें कांग्रेस के एक दल की प्रभुत्ता बनी रही थी। स्वतंत्रता के पश्चात 3 दशकों तक कांग्रेस का भारतीय राजनीति का प्रभुत्व रहने का निम्नलिखित कारण थे। यानी कि जो 3 बार लगातार कांग्रेस जीतती आ रही थी, इसके क्या क्या कारण थे, इसके कारण को यहाँ पे देखिए। पहला कारण था कि स्वाधीनता संग्राम में भूमिका। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस आपका शुरू से ही देश की आज़ादी को लेकर के संघर्ष किया था। तो शुरू में लोगों को लग रहा था भाई ये देश के लिए काम कर रहा है, क्योंकि इस देश को आज़ाद करवाया है, क्योंकि कांग्रेस ने ही देश को आज़ाद करवाया था एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही आपका बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बीजेपी तो आपका कल 1980 में इस पार्टी का आपका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस ने लग रहा था कि कांग्रेस के जो नेता हैं ये आपका देश के स्वतंत्रता संघर्ष में क्या किए थे, बहुत ही ज़्यादा योगदान दिए थे। इस वजह से लोग इसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास एवं कांग्रेस का इतिहास एक ही माना जाता है, क्योंकि जो मुख्य धारा के आंदोलन असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन थे वह कांग्रेस के द्वारा ही चलाए गए थे। इसलिए कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया और भारत में यह लगातार आपका 3 बार जीता था। ठीक है, उसके बाद देखिए आंदोलन में अग्रणी नेता कांग्रेस के उम्मीदवारों के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले अग्रणी नेताओं के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। इनके विजय हर हालत में होने थे। यानी कि जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे ये देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। जैसे कि आपका कांग्रेस की तरफ से कौन थे, सरदार पटेल भी कांग्रेस में ही थे, साथ ही साथ आपका जवाहरलाल नेहरू थे, आपका और भी बहुत सारे नेता थे जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे और ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। सोचो जो देश के आज़ाद कराने के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, क्या वो नहीं जीतेंगे? तो इस वजह से कांग्रेस भी आपका जीत रहा था, क्योंकि वो कांग्रेस की पार्टी से आपका ये चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, इस वजह से कांग्रेस का क्या हो रहा था, आपका उम्मीदवार लगातार जीत रहे थे। जैसे ही देखिए स्वतंत्रता सेनानियों का मौत होने लगा, ठीक है, वैसे ही आपका कांग्रेस हारने के कारगर पर पहुंचने लगा। क्योंकि देखिए पहले लाल बहादुर शास्त्री का मौत हुआ, जवाहरलाल नेहरू का मौत हुआ, तो इस सब के मौत होने के से क्या हुआ, नए उम्मीदवार आए और नए उम्मीदवार आने से लोगों को लगने लगा कि ये आपका स्वतंत्रता संग्राम से नहीं जुड़ा हुआ है और ये क्या हुआ आपके इससे देश मतलब इससे आपका देश की जनता में एक तरह से कांग्रेस का छवि खराब होने लगा और इससे थोड़े से बिलटने लगे, मतलब आपका इससे दूसरी पार्टी की ओर रुख करने लगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट है कि कांग्रेस एक सुसंगठित दल, यानी कि जो आपका कांग्रेस था एक आपका सुसंगठित दल था। यानी कि देखिए कोई भी आप नया पार्टी बनाता है तो उससे लोगों को जोड़ना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस आपका बहुत ही पुराना पार्टी था, इससे लोग पहले से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये आपका एक पहले से सुसंगठित दल था जिसका इसे फायदा मिलता था। वही लिखा हुआ है कांग्रेस एक सुसंगठित दल था। जब शेष दल अपनी राजनीति सोच रहे थे तो कांग्रेस ने अपना चुनाव अभियान प्रारंभ कर देती थी। अनेक दल का गठन स्वतंत्रता के समय या बाद में हुआ, अतः कांग्रेस को प्रथम और एक लौता होने का लाभ मिला। यानी कि उस समय ज्यादा पार्टी नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस भी आपका एक बड़ा पार्टी थी, तो इसका लाभ कांग्रेस को मिला था। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पे आपका है कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। ठीक है, यानी कि कांग्रेस में प्रारंभ से ही हर वर्ग, क्षेत्र, विचारधारा, भाषा और हितों के लोगों को सम्मिलित थे। यानी कि हर क्षेत्र, हर वर्ग, ओबीसी, एसटी, एससी, हर वर्ग के नेता आपका कांग्रेस में थे। इसके सदस्यों में क्रांतिकारी, नरमपंथी, गरमपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी सब थे। इससे इसको एक असाधारण शक्ति प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के बाद भी इसका यह एक रूप जारी रहा, जिसके कारण यह पूरे भारत में लोकप्रिय रही थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है आपका 51 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन फिक्स आएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, मॉडल पेपर का तो वैसे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो वीवीआई बोल दे रहा हूँ वो पक्का आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जब मैं आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा तो देखिएगा वहाँ पे कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आप लोग एक मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वीकली टेस्ट, ये 3 कर लीजिए, आपका 80% प्लस आएगा। मैं दावा के साथ कर रहा हूँ, ये 3 चीज आप लोग कर लीजिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक मॉडल पेपर और एक प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर और वीकली टेस्ट। ठीक है, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन था, उसे कर लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ कर लीजिए ना, उससे आपका वीकली टेस्ट का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा करके है। ठीक है, ज्यादा नहीं, टोटल अगर 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना भाई, इसको कर लिए ना तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप 80% प्लस लाओगे। ठीक है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और वीकली टेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बात प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी इसी ही से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या था कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष उत्पन्न हुए चुनौतियों पर चर्चा करें। ठीक है, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, इसके बाद भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो
देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के समक्ष निम्नलिखित 3 बड़ी चुनौतियां थी। पहली चुनौतियां क्या था कि भारत को एकता के सूत्र में बांधना। तो देखिए बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इस समय जो हमारा देश है बच्चों, ये लगभग आपका 565 से भी ज़्यादा आपका देसी रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था। सोचिए, 565 से भी ज़्यादा आपका देसी रियासत था। तो इनको 565 को मिला करके ही हमारा देश बना हुआ है। तो अगर 565 को अगर हम लोग नहीं मिलाते ना, तो सोचो कि 565 देश आपका क्या बन जाता, भारत में, यानी कि भारत बहुत ही छोटा छोटा बन जाता। तो इस भारत को एक करना, 565 को मिलाना भारत की पहली बड़ी चुनौती थी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है देखिए कि स्वतंत्रता पश्चात भारत के समक्ष पहली तत्कालीन चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना। ठीक है, एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज में सारी विविधताओं के लिए स्थान हो। भारत विविधताओं का देश है, इससे भाषा, संस्कृति और धर्मों आदि की विविधताएं हैं, सबको एक राष्ट्र में बांध करके रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा चुनौती क्या थी कि लोकतंत्र की स्थापना करना। तो देखिए, पहले हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था, राजतंत्र था, अलग अलग राजाओं का शासन चल रहा था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो अब क्या करना था, राजा के शासन को हटाना था। अंग्रेजों के शासन तो हट गया था, अब राजा के शासन को हटाना था और हमारे देश में लोकतंत्र की सरकार की स्थापना करना था, यानी कि यहाँ पे आपका जनता के द्वारा जो सरकार चुना जाए, इसी सरकार की स्थापना करना था, लोकतंत्र की स्थापना करना था। ठीक है, तो यही आपकी दूसरी चुनौती थी। वही लिखा गया देखिए कि लोकतंत्र के स्थापित करने की दूसरी बड़ी चुनौती थी स्वतंत्र भारत में के संविधान में मौलिक अधिकारों को गारंटी दी गई और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतीक लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान आवश्यक होता है, परंतु इतना भर भी काफी नहीं था। चुनौतियां यह भी थी कि संविधान से मेल खाते हुए लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए, यानी कि संविधान से मेल खाते हुए क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक को हम लोग यहाँ पे अपने देश में प्रचलित करें। ठीक है, तो दूसरी समस्या थी। तीसरी समस्या आपका क्या था बच्चों कि लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना, यानी कि सबकी भलाई के लिए विकास करना एक चुनौती थी। यह आवश्यक था कि विकास कार्य इस प्रकार से चलाया जाए जिससे समाज के हर वर्ग की भलाई हो। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याणकारों के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास और गरीबी समाप्ति के कारगर नीतियों को लेकर के तैयार करना था, यानी कि मतलब कर सकते हैं ऐसे नीति को बनाना था, ऐसे योजना को बनाना था जिससे समाज के हर वर्गों को विकास हो सके। ये आपका लोक कल्याणकारी समाज का विकास करना, यानी कि यह आपका तीसरी बड़ी चुनौती था। चौथा चुनौती आप लोग लिख सकते हैं कि देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना था। गरीबी, खाद्यान्न संकट और अशिक्षा की भी विकट समस्या थी, इससे भी निपटना था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 52 नंबर का क्वेश्चन क्या था बच्चों कि भारत ने किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। भारत तथा कई अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से क्यों छूट दी गई। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 2002 में हस्ताक्षर किए थे। तो कब हस्ताक्षर किए थे भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर, तो याद रखिएगा 2002 में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार विकासशील देशों को अपनी ऊर्जा उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्धता होना चाहिए था। भारत ने अपने विकास के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इससे छूट प्राप्त की, क्योंकि यह देश की विशेष आवश्यकताओं के साथ अपने ऊर्जा सेक्टर को विकसित करने का अधिकार देता है। यानी कि जो भारत जो विकासशील देश है, भारत भी आपका विकासशील देश है, तो इसमें ऊर्जा उपयोग की दक्षता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध होना था भारत को। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे भारत को क्योटो प्रोटोकॉल में आपका छूट दिया गया। साथ ही साथ देखिए आपका विकासशील देशों को अनुमति देने का उद्देश्य था कि वे अपने आर्थिक विकास को बनाए रख सके और साथ ही पर्यावरण से भी सही तरीके से निपट सके। यानी कि एक कारण ये भी था कि उसको मतलब अपनी जो आर्थिक विकास है, अपनी जो इकोनॉमिकली पावर है, इसको बढ़ा सके, पैसे की पावर को बढ़ा सके और क्या कर सके, पर्यावरण को भी इसे सही तरीके से निपट सके। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद भारत ने अन्य ऊर्जा संबंधित समझौते को भाग लेकर के अपने विकास को सुनिश्चित करते हुए साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों, मैं आपका इससे पहले जो आपका पार्ट 1 का वीडियो था, ये मैंने आपका वहाँ पे जो आपका पार्ट 1 का वीडियो था, इसमें आपको मैंने क्वेश्चन नंबर जो आपका कितना से स्टार्ट हो रहा है, तो 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 46 तक, ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन
करवा दिया था, ठीक है, उसे आप लोग देख लीजिएगा बच्चों। वहाँ पे मैंने आपका सारा करवा दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी मॉडल पेपर का सोल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। और इसका PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो आपका इसी प्रकार से आसान भाषा में सारा लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो आपका हिस्ट्री का जो MCQ का वीडियो अपलोड हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, पॉलिटिकल साइंस का अपलोड कर रहे हैं, अभी आपका मॉडल पेपर हो गया, इसका भी अपलोड हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का अपलोड कर रहे हैं, हिंदी इलेक्टिव इंग्लिश कोर का, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।